आज मैं आप लोगों को एक जानकारी देने जा रहा हूँ। यदि आपका बच्चा तुतलाता है या हकलाता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पूरे जीवन हकलाते रहते हैं, ढंग से उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती और कोई बात आगे कहने पर वो अटकते हैं। कभी कभी आप लोग समझते होंगे कि मैं भी हकलाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल भी हकलाता नहीं हूँ। केवल मेरी आदत सोच करके बोलने की है और एक एक शब्द पर मैं ध्यान देता हूँ कि मैं कह क्या रहा हूँ, और पूरे जो शब्द निकलते हैं वो मेरे मुंह से निकलते हैं तो निकलते हैं, वो मेरे हृदय से निकलते हैं, ऐसा आप मान लीजिए। तो जिन बच्चों में हकलाहट की समस्या होती है, कभी कभी उपहास के पात्र बन जाते हैं। कभी कभी बच्चों को तुतलाने की समस्या होती है, तो का कहना है तो ता कहेंगे। जैसे आप क्या काम करते हैं तो वो कहेगा आप त्या ताम तरते हैं, इस टाइप से। तो ये लोग भी लोगों के द्वारा काफ़ी उपहास के पात्र बन जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे लोगों को ये चाहिए कि देखिए, इसकी ऐसी कोई दवा नहीं है जो कि खिला दी जाए तो तुतलाना या हकलाना बंद हो जाए। हाँ, कुछ अनुषांगिक उपचार होते हैं इसके कि उनसे लाभ मिलता है। हालांकि जो बोलने वाला है, तुतलाने वाला, ये नहीं जान पाता कि हम क्या बोल रहे हैं। बड़े ध्यान से जब वो देखेगा कि हाँ, मैं का की जगह ता कह रहा हूँ ना, और भी कई ऐसे अक्षर हैं, खा की जगह वो था कहेगा, इस प्रकार से होता है। तो इसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट की मदद ली जा सकती है, जो लोग सिखाते हैं कि कैसे बोलना है, क्या करना है। तो हकलाहट के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि उस व्यक्ति को गाने सुनने चाहिए और उन गानों को गाने का भी उसको अभ्यास करना चाहिए। ये एक अचंभा ही कहा जाएगा कि जो लोग हकलाते हैं वो लोग गाना गाते समय नहीं हकलाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाना गाने का प्रयास करना चाहिए और धीरे धीरे वो हकलाने की समस्या भी जो है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा ये तरीका है कि जिन लोगों को हकलाने की समस्या या तुतलाने की समस्या है, तो उनको ये पुस्तकों में लिखा है, कहा गया है कि किसी तालाब से कंकड़ लाए, कंकड़ ज़्यादा बड़े ना हों, और उन कंकड़ों को मुंह में रख करके कुछ भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए या बोलना चाहिए या फिर गाना चाहिए। तो इस प्रकार से करने पर उसका हकलाना और तुतलाना बंद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को, ये बहुत ही सावधानी से करे, वरना करे ही नहीं। क्योंकि अगर कंकड़ पेट के भीतर चले गए तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो याद रहे कि इस प्रयोग को मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसा लिखा है और लोग करते भी हैं। हालांकि कंकड़ों का एक और उपयोग है कि जब व्यक्ति को, जैसे कहीं दूर की यात्रा पर हो, तो हमारे पुरखे क्या करते थे कि वो लोग किसी तालाब के छोटे छोटे कंकड़ ले लेते थे, उनको धो करके स्वच्छ करके अपने पास रखते थे, किसी पानी में डाल करके। क्योंकि कंकड़ तभी तक प्रभावी होगा जब तक वो पानी में है,
और जिस दिन वो पानी से निकाल के सुखा लिया जाएगा तो उसकी वो तासीर ख़त्म हो जाएगी जिसके लिए उसको आपने लिया है। तो उसको मुंह में डाल करके कंकड़ों को वह बस पैदल चलते थे पहले के लोग। अब आजकल तो लोग पैदल नहीं चलते, पहले तो 20-20 कोस तक लोग 25-25 कोस तक पैदल चलते थे और थकते नहीं थे। लेकिन भूख और प्यास तो लगेगी। अब एक ये भी होता था कि समय से पानी नहीं मिला तो क्या करेंगे। वो कुओं का जमाना था तो एक डोर और लोटा लोग रखते थे, कुएं में डाला और पी लिया। लेकिन कुएं भी अगर दूर हों तो क्या करेंगे। उस समय ये होता था कि इन कंकड़ों को प्रयोग करते थे। वो कंकड़ निकालते थे, मुंह में रख लेते थे और मीलों पैदल चले जाते थे। वो कंकड़ मुंह में रखने से कुछ लार अधिक बनती थी और उनका मुंह नहीं सूखता था। पुनश्च उन कंकड़ों को धो करके स्वच्छ करके वो फिर से रख लेते थे। ऐसे वो काम चलाते थे। अब इसको आधुनिक युग में शायद ही कोई करता हो, करता ही नहीं। पुराने लोग जो हैं, अगर वो मेरे वीडियो को देखेंगे या आप उनसे पूछेंगे, खासकर गांव के लोगों से, क्योंकि शहर के लोगों को तो कभी शायद ही ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा हो, तो जो आपके यहाँ 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के लोग हों तो उनसे आप पूछिए गांव के लोगों से कि क्या ऐसा होता था, तो वो बताएंगे कि ऐसा होता था। और स्पीच थेरेपिस्टों का कहना है कि हकलाने या तुतलाने वाले व्यक्ति को, जो बच्चे कांच के कंचे खेलते हैं, कांच की गोलियां खेली जाती है ना, बच्चे खेलते हैं, तो वो कंचे ले ले और उन 3-4 कंचों को मुंह में डाल करके बोलने का अभ्यास करे। ऐसा करने से भी हकलाहट या तुतलाहट में काफ़ी लाभ मिलता है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि कांच की गोलियाँ कहीं से चटकी या फूटी ना हो। दूसरे ये कि बात करते समय ये गोलियां दांतों के नीचे ना आ जाएं, आपके दाढ़ और दांत के नीचे ना आ जाएं। ये अगर आ गई तो ये फूट सकती हैं और फूट करके आपके मुंह में घाव भी कर सकती हैं, तो ऐसा भी ना करें। और ये बिना फूटे भी अगर पेट में चली गई तो हालांकि पेट में रुकेगी तो नहीं, ये निकल जाएगी, परंतु मान लो कि ना निकली तो इसका भी प्रयोग आप बहुत ही सोच समझ करके करें। मेरा काम बताना था, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप इसको करें। ऐसा करके आप अपने लिए कोई परेशानी मोल ना लें, यही आपसे प्रार्थना है। और हो सके तो किसी अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, उससे सलाह लें और तदनुसार आप उस कार्य को करें। वो और भी आपको सरल प्रयोग बता सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि ये जो काम है आपका जो है प्रोत्साहन देना है अपने बच्चे को, और उसके सामने बैठ करके बार बार उन शब्दों को रटाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीभ के नीचे एक धागा होता है,
वो धागा जुड़ा होता है, जीभ ज़्यादा खुल नहीं पाती, और जब जीभ ज़्यादा खुल नहीं पाती तब भी सही तरीके से वो मूव नहीं करती। इसलिए उसको किसी डॉक्टर से बड़ी सावधानी के साथ कटवाना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए। हर हर महादेव।